A very good morning to all my dear students. Today we are just going to do the exercise and extra question from our poem that is Wanderthirst by Gerald Gold. So here we have some of the questions which are just taken out from your own book, but we are also going to discuss some extra questions which can be occur in your examination. So here are the following questions and the answers. Here the question number 1 says, what is the poet thirsting for? It means पोइट को किस चीज़ की जिज्ञासा है। यहाँ थर्स्ट का मतलब प्यास नहीं है, यहाँ पोइट को किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ललक है, किस चीज़ की सबसे ज़्यादा लालसा है, उसकी सबसे ज़्यादा विश किस की है, घूमने की, राइट, नए नए प्लेसेस देखने की। नाउ लेट्स सी द आंसर। द पोइट हैज़ द अर्ज टू ट्रैवल because he wants to see new places and have new experiences. He feels as if the sun, the sky, etc. nature is urging him to explore. It means यहाँ उसको किस चीज़ की प्यास है, तो यहाँ उसे प्यास है नए नए चीज़ें एक्सप्लोर करने की, एक्सपीरियंसेस लेने की, नए नए प्लेसेस को देखने की। उसको ये फील होता है कि जो नेचर है, जैसे सन है, स्काई है, वो उसको अर्ज करते हैं, उसको उत्साहित करते हैं किसकी तरह, टू एक्सप्लोर, कि वो बाहर जाए और नया कुछ ज़िंदगी में करे। नाउ सेकेंड क्वेश्चन हियर सेज, व्हाई डज दिस वॉन्डरर mention two directions, east and west? Answer is here. If we'll talk about it in Hindi, then it says हमारे वॉन्डरर ने यहाँ ईस्ट और वेस्ट दो डायरेक्शंस की बात की गई है, तो वो सिर्फ ईस्ट और वेस्ट की ही बातें क्यों कर रहा है? वाई नॉट द नॉर्थ एंड साउथ? नाउ जस्ट सी द आंसर. The wanderer mentions the east as it stands for the rising sun and a new day. He mentions the west and the sea as it stands for the unknown and unexplored places. Remember one thing, east हमेशा एक ऐसी जगह है जहाँ से आप अपनी नई शुरुआत कर सकते हैं, राइट. तो यहाँ पर हम सिम्बॉलिक लेकर जाएं ईस्ट को, तो वो है राइजिंग सन एज वेल एज अ न्यू होप और द न्यू रे of the hope to go outside and to move outside and to do something new in your life. It's give you the hope and the ray of hope. So now the west means here where we never went, even we never go out of their particular direction, because west is a particular direction where everything is unknown and unexplored, because we don't know where the sun goes down, right, and where it goes down, then what are the mysterious things will be taking place at the places. So he wants to wander and want to explore each and every mystery of the nature, and he wants to take the pleasure out of the natural resources. So here east, which stands for the rising sun and the new day, and the mention of the west is that because this is the direction for the unknown and unexplored places. Question number 3 says, what does the poet mean the line, the old ships draw to home again, the young ships sail away? The old ships, it means यहाँ हमने एक बात की थी कि पुराने बूढ़े जहाज और जो जवान जहाज हैं, जो यंग हैं, यहाँ पे दो रेफरेंस आपको मिलेंगे शिप के, एक जवान और एक बूढ़ा, यानी कि यंग एंड ओल्ड. यहाँ हमें एक लाइन दी गई है, हमें उसका मतलब बताना है, उसका अर्थ समझाना है. और यहाँ लाइन दी गई है, द ओल्ड शिप्स ड्रॉ टू होम अगेन. इट मीन्स जो बूढ़े शिप हैं, बूढ़े जहाज़ है, वो वापस घर आ रहे हैं. और जो द यंग शिप्स सेल अवे है, इट मीन्स जो नए जहाज़ है वो बाहर की तरफ सेल कर रहे हैं, रवाना हो रहे हैं. अब आप देखिए, क्या कोई शिप बूढ़ा हो सकता है? क्या कोई शिप यंग हो सकता है? नहीं, यहाँ पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है, राइट. तो अब एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो इंसानों को बोला गया है. यहाँ ओल्ड शिप किसको बोला गया है? ओल्ड इंसानों को, यानी बूढ़े इंसानों को. और यंग शिप्स किसको बोला गया है? जवान इंसानों को. सो द ओल्ड शिप्स आर द एक्सपीरियंसेस इज द आंसर. द ओल्ड शिप्स आर एक्सपीरियंस्ड पीपल. वो एक्सपीरियंस पीपल हैं हु आर कमिंग होम आफ्टर ए लॉन्ग जर्नी, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की बहुत लंबी जर्नी देखी है, वो वापस आ रहे हैं. एंड ट्रेड फॉर रिटायरमेंट एंड रेस्ट. अब वो अपने व्यापार से, एक लॉन्ग जर्नी से अपने रिटायरमेंट की तरफ आ रहे हैं, रेस्ट की तरफ आ रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ होता है.
right? So the young ships are young people who are beginning their journey इन लाइफ एंड करियर। जो यंग शिप है वो हम जैसे कुछ बच्चे जिन्हें आगे जाकर कुछ करना है, तो हम अपनी जर्नी जो है वो लाइफ की बिगिन करने वाले हैं, कैरियर की जर्नी बिगिन करने वाले, शुरुआत करने वाले हैं। इसलिए हमें अपने नए एडवेंचर और एक्सपीरियंस के लिए रेडी होना पड़ेगा और यंग शिप्स की तरह सेल करना पड़ेगा। नाउ फोर्थ क्वेश्चन से, डज द वॉन्डर नो द वे टू द पर्टिकुलर प्लेसेस? नो, उसे नहीं पता कि वो कहाँ जा रहा है, लेकिन उसे ये पता है कि उसे चलना है, बिकॉज उसमें एक वॉन्डर थर्स्ट है। वॉन्डर थर्स्ट का मतलब ही क्या होता है? घूमने की प्यास। इट मीन्स उसमें घूमने की बहुत ज़्यादा इच्छा है। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फिफ्थ इज़ द वॉन्डर गोइंग टू अ पर्टिकुलर प्लेस? नो, वो कोई पर्टिकुलर प्लेस या किसी रिलेटिव के घर नहीं जा रहा है, वो जा रहा है तो अपनी वॉन्डर की थर्स्ट को पूरा करने, वो भी डिफरेंट प्लेसेस को एक्सप्लोर करने। एक्सप्लोर करना होता है खोजबीन करना उसके बारे में, उसके बारे में कुछ नया यू कैन से ढूंढ कर निकालना इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सप्लोर। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज, whom do people put the blame on? अब लोगों को वो अगर कोई वंडर थर्स्ट के जैसे जो शौक़ है उसको अगर लग जाए किसी को, तो उस पर इंसानों को ब्लेम किसको करना चाहिए? तो अब हमारा कवि कहता है कि पीपल पुट द ब्लेम ऑन स्टार्स, द सन्स, द वाइट रोड एंड स्काई। इट मीन्स ये सारे इतने ज़्यादा चार्मिंग हैं जो उसको इंचेंट कर रहे हैं, मंत्रमुग्ध कर रहे हैं कि वो अपनी और उसे बुला रहे हैं और वो उनकी तरफ निकल पड़ता है। तो जो भी आपको अगर मेरी थर्स्ट के कारण आप लोगों को दुख होता है या कुछ भी है तो ब्लेम कीजिए स्टार्स को, नेचुरल रिसोर्सेज को। यहाँ भी नेचुरल रिसोर्सेज की बात की गई है क्योंकि वही उसको उकसाते हैं बाहर जाने के लिए। Question number 7 says the title Wanderthirst is very appropriate. Give reason. The poem has an inner urge to travel and go to new places. That is wander. यहाँ पॉइंट है, उसके अंदर एक अंदरूनी जो उसकी आत्मा है वही इस चीज़ की विश करती है कि वो ट्रैवल करे, नए नए प्लेसेस पर जाए, जिसे हम क्या कहते हैं? वॉन्डर। वॉन्डर का मतलब ही क्या होता है? इनर अर्ज टू ट्रैवल एंड गो टू न्यू प्लेसेस। यह I.E है, इसे हम दैट इज़ बोलते हैं। He likes to explore the unknown places and looks forward to gaining new experiences. He feels that the sun, the sky, the nature is generally calling out to him for the same. अब उसको ये फील होता है जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है वो उसको बाहर बुला रहे हैं, अपने ओर आकर्षित कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं और वो उसको नए एक्सपीरियंस लेने के लिए उकसा रहे हैं कि वो अननोन प्लेसेस पे जाए और आगे की तरफ बढ़ता रहे। Hence the title Wanderthirst is very appropriate of the poem. Here जो Wanderthirst है वो बिल्कुल स्टिक बैठता है इस पोम की टाइटल पे, because Wanderthirst refers to the urge to travel and go to the new places. That is the real meaning of the wander. Now we are going to do the extra questions which you have to write it down in your fair notebook. The first is here, write with the reference to the context. The first question says, it works in me like madness to bid me say goodbye, right? So here you have to give the following answer to the following questions. For example, here the line has been taken out of your poem and some of the questions are here given to you to solve them. To judge your mentality, how you take in all these words and what kind of interpretation you have done throughout this line. Here the first question says, who does me refers to? Answer is that the word me refers to the poet. Because यहाँ me कौन है? Poet अपने me की ही बात कर रहा है because first person narration is there. So B, what is he bidding goodbye to? अब वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको उसको गुड बाय कहना पड़ रहा है? He is saying goodbye to the family and the friends, right? So C is question number 3 is है, what is he mad about? He is mad about to responding to the calls of seas, stars and the sky. It means जो नेचर उसको बुला रहा है, वॉन्डर कर रहा है और उसको उकसा रहा है, अर्ज कर रहा है
इनर वॉइस को कि वो बाहर जाए, एक्सप्लोर करे न्यू चीज़ को। और इनमें में अहम रोल कौन निभा रहे हैं? नेचुरल रिसोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल सी, स्टार, स्काई, विच ही इज़ मैड अबाउट इट। सो नाउ let me talk about the additional questions. Question number here says, actually these are the questions which have just taken out from your poem, and here some of the lines is given, you have to give the reference. Question number 1 says, when once the voice is heard, किसी की वॉइस जो है वो कब सुनने मतलब आप कब सुन सकते हो? व्हाट वॉइस इज रेफर्स टू? यहाँ पे आपने यू कैन से आपने वंडर थर्स्ट में ये लाइन पढ़ी होगी, व्हेन वंस द वॉइस इज़ हर्ड। यहाँ वॉइस की रेफरेंस किससे दी गई है? द वॉइस रेफर टू हियर इज़ द कॉल ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ द नेचर। यहाँ वो साउंड प्रोड्यूस की जाती है नेचर के द्वारा जो टेम्प्ट करती है पोइट को टू सेट आउट फॉर ए जर्नी। एक्चुअली द पोइट्स इनर अर्ज इज रिफ्लेक्टेड इन दिस कॉल। इट मीन्स नेचर कॉल कर रही है या नहीं कर रही है, बट वो उसको लग रहा है कि वो उसको अर्ज कर रही है उसके इनर थर्स्ट को कि वो वंडर करे। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज़ द मैन दैट द पोइट इज़ रेफरिंग टू एज? यहाँ मैन कौन है? यहाँ मैन जो है वो पोइट है, खुद पोइट है। हियर द मैन इज़ पोइट हिमसेल्फ। इज अर्जिंग कुड बी ए वॉयेजर। वॉयेजर होता है जो सी वॉयेज करता है, एंड एक्सप्लोरर, एक्सप्लोरर जो खोजबीन करता है। नाउ फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच मीन्स लिटरेरी डिवाइसेस, पोएटिक डिवाइसेस विच यू विल फाउंड थ्रू आउट द here the first is personification. Personification means जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पर्सोनिफाई कर देते हो, दैट मीन्स आप किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स को एक ह्यूमन बीइंग के एट्रीब्यूट्स दे देते हो, उसको वैसे ही सेंस करने की आज़ादी दे देते हो। फॉर एग्जाम्पल हियर सेज, द ऑब्जेक्ट पर्सोनिफाइड इन द poem are the wonder thirst, the stars, the sky, because wonder cannot never be thirst, and star, sky, the sea, blue hills, white roads, the bird, sun, river and voices are the given the human quality of calling. ठीक है, now here we have the human quality which they can just is all about to tempt the poet to set out the journey for the outside. The second is the alliteration. Alliteration is the repetition sound of the consonant you can sound in a word of the sentences. So here says, I know not where the white road runs and not what the blue hills are. Here the voice of wo, where, white, what has been repeated in the same line with more than 2 times. So here is the alliteration, and the same line road runs, nor. These are the you can say another example for the alliteration. And here is the example of 2 following here. And the repetition here, repetition, the next alliterative device is here. Beyond the call, ships, sea have been repeated in few lines of the poem. It means when the same particular you can say word has been repeated in the few of the consecutive line, then it will be called the alliterative device is the repetition. Here the first example say, beyond the east the sunrise, beyond the west the sea, from the sea's call and stars call and oh the call of sky, the old ship draws to home again, the young ship sails away. Right? So here we are found the repetition of the beyond, the coal, ships, the sea, sky, and all these things, because they are on the repeating mode in the few lines of the poem. So here the following you can say example for the repetition. Now let's move towards the another literary device is that the antithesis. Here the antithesis means the opposite or the contrasting ideas expressed in the poem. So here beyond the east the sunrise, beyond the west sunrise. Here what can you say? Here the 2 things or the 2 opposite ideas are used in the same line, beyond the east and west, right? It means east and west are the 2 opposite direction to each other. The old ship draws to home again, and the young ships sail away. It means when old ships will draw towards the home, then a young ships sail away. It means they have the opposite direction to go. One is coming to home, other one is sailed away. And the third here say example, and come I may, but go I must, and if man ask you why. It means come and go.
It means two of the contrasting ideas has been expressed in this line throughout the poem to show you the literary device, you can say the antithesis. So here we have some of the homework given here. Homework says give the rhyming words of the following. You have to you have to search out the following rhyming words out of your poem. For example, the first is hard, then second is sea, third is guide, and four is R, and fifth is sky. So you have to do all these questions in your fair notebook, and you have to attempt and find out the you can say difficult word meaning. If you feel something which is not come to your understanding, then you can call me freely, and you can text me whenever you find the difficulties throughout this very poem. I hope this has been clear to you now, and you can take the screenshot. I'm just stopping my screen for you. You can take the screenshot. So just take the screenshot out of there. And here is the extra questions. First question is here. You can take the screenshot of this one. And here is the additional questions. You can take all the screenshots. And the next one is the figure of speech, and that is alliteration, repetition, antithesis, personification. You have to write all these literary devices with the example given in your poem. And here is your homework, which you have to do in your fair notebook. And the remaining part of this very poem, I will send you in the form of pic in your group. You have to collect all those answers in your notebook which are just left out. You have to complete that by your own, because you have to understand the concept first, then you can do any of the questions out of your grammar portion or the composition portion, right? So this is the poem which we have done, that is the Wonder Thirst by Gerald Golds, and we have done some of the questions which are just belong to our book, but we have also done some of the extra questions which can urge and you will lead yourself to explore something new about the poem. I hope you have to do all these questions and mention all these questions. If you have done already, then do it. You cannot do it again, but do the extra questions in your fair notebook. So here is the things which you can do. If you feel any kind of query, you can call me at any time. But do the homework at least, because this is your homework come task to do something creative outside of your book, because bookish knowledge is not the only thing. We have to do something creative. So I'm just assigning you this very homework, that is the rhyming. You have to find out the rhyme word. It means hard and bird, but you have to all do all these things out of your poem, right? I hope this has been clear to you. Thank you and have a nice day, students.
I think I have just solved your query about all these questions. Thank you.